everyone, welcome to the class. I hope you all are doing well. So today we will discuss previous year question of JEE for the chapter first of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. So let's begin with the very first question only. What the question is, okay. सो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो इस तरह से होगी कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. देन वी विल फोकस ओवर व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें निकालना क्या है. ठीक है. सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दिस क्वेश्चन ओनली क्या दिया हुआ है हमें, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1/4. इसका मतलब है मासेस का रेशियो दिया हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इन अ गैसियस मिक्सचर. सो अगर मैं मास को रिप्रेजेंट करती हूँ W से, W ऑफ O2 बाय W ऑफ N2 इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू 1/4. ठीक है. अब निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. मासेस का रेशियो दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें पता है दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है, मासेस का मॉलिक्यूल्स का रेशियो. प्रोसीड विद दिस. अगर मैं रेशियो में दिया हुआ है मुझे मासेस, ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल वैल्यू में लिखना चाहती हूँ तो मैं रेशियो से वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, जब मैं कोई वेरिएबल असाइन कर देती हूँ. जैसे अगर मेरे को मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना है तो ये रेशियो में दिया हुआ है 1, है ना. अगर मैं कोई कॉमन वेरिएबल x लिख लूँ, ये हो जाएगा 4x. इसी तरीके से मास ऑफ N2 हमारा हो जाएगा, सॉरी मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा हो जाएगा जस्ट x बिकॉज इट इज 1 गिवन ना. दिस विल बी x क्योंकि W ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 1 कॉरस्पॉन्ड करता है जब हम रेशो को देखते हैं. ठीक है. सो अगर हमारा हम मास पे आ जाते हैं ऑफ N2 इन टर्म्स ऑफ x ओनली, ये हमारा हो जाएगा 4x. ओके. सो हमारे पास मासेस आ गए ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन का इन टर्म्स ऑफ x. अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें. क्यों हम नंबर ऑफ मोल्स पे जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही कि नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे. पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वो पढ़ा था हमने गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट. ओके, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट. जो सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में वो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर एलिमेंट के आपके बाय एवोगैड्रो नंबर, बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं चांसेस है कि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल पाऊंगी. तो इसीलिए आई एम फोकसिंग ओवर नंबर ऑफ मोल्स. तो आ जाता है हम क्वेश्चन पे दोबारा. हम नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो किस तरह से होगा, अगर मैं निकालती हूँ नंबर ऑफ, रेशो ही निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट. अगर हम रेशो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स का तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो आ जाएगा. हाउ इज इट, चलो देखते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. अगर मैं ऐसे करती हूँ इसका क्या मतलब हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के नंबर को अगर आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय n, ओके, n ऑफ N2 n ऑफ O2. ठीक है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन एवोगैड्रो नंबर बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 by Avogadro number. On simplifying it, we will get number of molecules of O2 by number of molecules of N2. Okay. So जो number of moles का रेशो है आपका वही आपके number of molecules के रेशो के इक्वल है. From this we get this. Okay. अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो अब तो सिंपल हो गया हमारा, हमें निकालना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो है दैट इज n ऑफ O2 बाय n ऑफ N2. तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स O2 के क्या होंगे, मास क्या है O2 का जो वी हैव रिटन हियर, देखो x. ठीक है. सो ये हमारा हो जाएगा x बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इफ यू गो बाय दिस, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा हो जाएगा 32 बाय मास. ऊपर अगर हम देखते हैं मास ऑफ N2 हमारा कितना था, 4x. सो दिस विल बी 4x बाय molecular weight of N2 will be 28. Over cross simplification of it, we will get 28 into W by 32 into 4x. Not W, it was x. Okay, यहाँ पे W of O2 की वैल्यू क्या दी हुई थी, x.
इन दिस लाइन ओनली इट इज स्टेटेड. ओके, सो ये W नहीं, यहाँ पे ये X था. ओके, राइट दिस. It was X only. Yes. So यहाँ पे W नहीं X होगा आपका. You will cancel X from X. This is by 7. So ratio हमारा जो आ जाएगा that is 7:32. This will be your ratio of number of molecules. And this will be the answer of your question. So this is option number C. The correct answer is C. Okay. The next question is, yes. Next question given to you is an organic compound contains carbon, hydrogen and sulfur. आपको एक organic compound दिया हुआ है जो contain करता है कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर. ठीक है, अब हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर है. Yes. तो गिवन इंफॉर्मेशन, अगेन वी विल कम टू द गिवन इंफॉर्मेशन. गिवन और इंफॉर्मेशन में दो चीजें हमें दी हुई है. एक तो कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, सल्फर से मिलके बना हुआ है. और दूसरा कि जो सल्फर की परसेंटेज है वो 8% है. ठीक है, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% ऑफ सल्फर इज. ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. दिस इज व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट. क्या दिया हुआ है? 8% सल्फर परसेंट है. दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. निकालना क्या है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सो अगर हम 8% सल्फर गिवन है, इसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट को निकालें, क्योंकि दिस इज व्हाट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. तो हम कैसे जा सकते हैं? जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि हम किसी भी परसेंट कम एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो कैसे निकालते हैं. परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट. जैसे अगर वो एलिमेंट यहाँ पे सल्फर है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर जो था हमारा वो क्या था? एटॉमिक वेट ऑफ दैट कंपाउंड, दैट एलिमेंट, यानी एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड हमें पता नहीं है, जस्ट राइट मॉलिक्यूलर वेट फॉर दैट कंपाउंड. परसेंटेज है तो इंटू 100. अब ये हमें दिया हुआ है 8. एटॉमिक वेट सल्फर का कितना होता है? विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन ऑल्सो, 32 AMU. सो 32 बाय मॉलिक्यूलर वेट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ओवर सिंप्लीफिकेशन, या फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर वेट को, तो यू मल्टीप्लाई दिस थिंग 32, 8 डिवाइड में आ जाएगा आपका. इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट 400 ग्राम पर मोल. वेरी सिंपल. दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन. बस यहाँ पे फर्स्ट कहाँ सकते थे अगर आपको ये नहीं पता था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल सकता है. तो बस दिस वॉज द कोर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो दैट वॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन. एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का जिसकी परसेंटेज दी हुई है बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100. ओके, so the option C will be the correct answer. Next question. Yes. Again, what is given in the question? It is given, okay, we'll read the question. How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atom? Okay. So, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस. मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको दिया हुआ है. इसमें पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल्स जो है 0.25 मोल्स कंसिस्ट करेंगे ऑक्सीजन एटम के. क्या इसका मतलब है? देखो, जैसे ये 1 मोल है हमारे पास Mg3PO4 होल ट्वाइस का. ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे Mg के 3 एटम्स है, 3 मोल्स ऑफ एटम है. ठीक है, 3 Mg के एटम्स है हमारे पास. फोस्फोरस को देखोगे आप तो 2 फोस्फोरस के एटम्स हैं. और 4 इंटू 2 8 हमारे ऑक्सीजन के एटम. ठीक है, अगर हम 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस लेते हैं, इससे हमारे 3 मोल ऑफ Mg हमें ऑब्टेन होते होंगे, 2 मोल ऑफ फोस्फोरस ऑब्टेन होंगे और 8 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन होंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी नो कि अगर हमारे पास 1 मोल Mg3PO4 का होल ट्वाइस है तो हमारे पास 8 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन होंगे.
दैट व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम दिस, ये सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता है। जैसे 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे कब ऑब्टेन हो रहे हैं, जब हमारे पास 1 मोल है किसका, Mg3PO4 होल ट्वाइस का, ठीक है। व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि कितने मोल्स Mg3PO4 होल ट्वाइस के होंगे जब हम लेते हैं 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लूं तो बाय यूनिटरी मेथड 1/8 Mg3PO4 हमारे ऑब्टेन होंगे फ्रॉम 1 ऑक्सीजन एटम। तो क्वेश्चन में कितने मोल्स दिए हुए हैं, 0.25 मोल्स, ठीक है। तो जस्ट एक एक ऑक्सीजन एटम या फिर 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए इतने मैग्नीशियम फॉस्फेट है। तो 0.25 के लिए कितने होंगे, 0.25 इंटू 1/8 ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, दिस विल बी द आंसर। ओवर कैलकुलेशन ऑफ दिस, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यू विल गेट 3.125 into 10 की पावर -3, okay, this much uh, it is given in the question, this much moles you will get, okay. So this is option number B, 3.125, over calculation only you will get this, जब तुम इसको solve करोगे you will get this mole, ठीक है। So correct option is B. Moving to the next question. Yes. So this is given, what the question is, 0.1 mole of the following given antiviral compound will weigh. ओके, सो आपको एक एंटीवायरल कंपाउंड दिया हुआ है जिसकी स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, मोलर मासेस हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आयोडीन के गिवन है। तो क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा हुआ है कि कितना वे होगा, यानी मास कितना होगा इस कंपाउंड का जिसके 0.1 मोल है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज आएगा आपके, ठीक है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, पर यहाँ पे ट्रिकी थिंग क्या है, फिर नॉट ट्रिकी, मतलब व्हाट यू नीड टू कैच इट आउट, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.1, गिवन मास निकालना है सपोज W, मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे आप इस कंपाउंड का। सो ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, यू नीड टू कैलकुलेट इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितने फ्लोरीन है, कितने नाइट्रोजन है। सो व्हेन यू गो बाय काउंटिंग, जैसे यहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू विल काउंट कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया तो कार्बन 9 है। सिमिलर वे यू विल कैलकुलेट हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने। अगर ऑक्सीजन यू विल कैलकुलेट काउंट 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है। इन सिमिलर वे यू विल सी कि फ्लोरीन 1 है, आयोडीन 1 है हमारा, नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन कितने बचे, इफ विल काउंट हाइड्रोजन 10 है। तो दिस विल बी योर number of atoms present in this compound. By this you can calculate now molecular weight, नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, कार्बन का भी एटॉमिक वेट पता है हमें, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और गिवन भी है क्वेश्चन में, ठीक है। सो जब आप कैलकुलेट करोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो दैट विल कम आउट टू बी 372 ग्राम पर मोल। बस अब तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है हमें, तो W विल बी इन द अबव फॉर्मूला 0.1 इंटू 372 ग्राम पर मोल। यहां से कैलकुलेट करके W की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 37.2 ग्राम, ठीक है। ये हमारा वे हो जाएगा इस एंटीवायरल ड्रग, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, so what the question is, quantitative analysis of a organic compound shows, okay, परसेंटेज दी हुई है आपको किसी भी कंपाउंड में, कार्बन की, क्लोरीन की और हाइड्रोजन की। एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का जो भी बनेगा इनसे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से आपका, और कुछ मॉलिक्यूलर मासेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। सो फॉर सच क्वेश्चंस इजियर वे टू गो वाया टेबल, एक टेबल बना लो, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। जैसे अगर मैं टेबल बनाती हूँ कुछ इस तरीके से कि मैं एलिमेंट लिखती हूँ अपने जो मुझे गिवन है, उनकी परसेंटेज लिखती हूँ,
यू ड्रॉ द टेबल लाइक दिस, परसेंटेज लिख लो, एटॉमिक वेट लिख लेते हैं हम, ओके, मोलर रेशियो लिख लेते हैं हम जो आएगा, और हमारा सिंपलेस्ट रेशियो जो हम बनाएंगे बाय डिवाइडिंग इट, ठीक है। यस, तो एलिमेंट क्या क्या गिवन है हमें, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑक्सी देखो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, वो कार्बन की दी हुई है, क्लोरीन की दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है, लेकिन इन मोलर मासेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन टू यू, सी। इसका मतलब हमारे कंपाउंड में ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, जब उसका मोलर मास हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज लिखो तो इट विल बी 14.5%। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 1.8%। क्लोरीन दिया हुआ है आपको 64.46%। ऑक्सीजन जब ओके, हाँ, दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि आप गिवन मोलर मास की जगह ये भी देख सकते हो, जब आप कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के परसेंटेजेस का सम करोगे तो वो 100 के इक्वल नहीं आएगा, तो उससे भी यू गेट टू नो कि देयर इज वन मोर एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सम करके, जब आप इन तीनों परसेंटेज का सम करके इसको 100 से माइनस करोगे तो जो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी वो आएगी 19.24%, ठीक है। एटॉमिक वेट पता है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 12, 1, 35.5, एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 16, ठीक है। मोलर मासेस, वो हाँ, नॉट मोलर मासेस, मोलर रेशो कैसे निकलता है, वेरी सिंपल। अगर परसेंटेज और एटॉमिक वेट आपको गिवन है, कुछ नहीं करना, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, मोलर रेशो आ जाएगा। देर आर अदर वेज ऑल्सो मोलर रेशो निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है इसमें। जैसे 14.5 है, डिवाइडेड बाय 12, 1.8 डिवाइड बाय 1, 64.46 डिवाइड 64.46 y, 35.5 एंड 19.24 y 16, ठीक है। अब मोलर रेशियो की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये कॉलम थोड़ा छोटा रह गया, चलो लेट्स प्रोसीड ऐसे ही अभी के लिए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, व्हाट विल यू गेट, 1.2, 1.8 एंड अगेन 1.8, 1.2, ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो तो नहीं हुआ, डेसिमल में कभी भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होता। इसको सिंपल बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू, अगर मैं किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इट इज रेशियो, इट इज ऑलरेडी रिटर्न रेशियो, मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। जब भी कोई रेशियो की बात करते हैं तो आप किसी भी कॉमन नंबर से या तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, तो ओवरऑल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 1.2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगेन ये डेसिमल में रहेगा, 3 से करने पे भी, 4 से करने पे भी, ओके। अगर मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, चारों टर्म्स को, है ना, 5 से, क्यों कर रही हूँ मैं 5 से, बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई करके ये फिर डेसिमल में ही आ जाता, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होने ही नहीं वाला था। तो ये हमारा 6 आ जाएगा, ये 9 एंड दिस विल कम 6, ठीक है। आप कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो, 2, 3, 3, 2। ये कब आया, जब मैंने इनको सबको 3 से डिवाइड किया है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया, तो अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जा सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, C2, क्योंकि कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 2 आया था, H3Cl3O2, दिस विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया। अब इसका मास, यू कैन फाइंड फॉर्मूला मास, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, फॉर्मूला मास निकालना है हमें। फॉर्मूला मास विल बी again 2 into 12 atomic mass of carbon, 3 into 1 atomic mass of hydrogen, 3 into 35.5 atomic mass of chlorine, and 2 into atomic mass of the oxygen 16, ठीक है। ओवर कैलकुलेटिंग दिस, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 165.5, ठीक है। पर इफ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसमें पूछा हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज, और आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डैश लगा के दिया हुआ है, इंटू 10⁻⁻1 इन द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है आंसर,
और पूछा है ये जो ब्लैंक कॉलम है यहाँ पे क्या आएगा। यानी यू नीड टू कन्वर्ट दिस इन सच अ मैनर कि आपका ओवरऑल आंसर में 10⁻⁻1 आए। कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 10⁻⁻1 से। ठीक है, ये हमारा आ गया क्वेश्चन में। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे, दिस विल बी 1655 इंटू 10⁻⁻1। दिस विल बी योर आंसर। ब्लैंक में आपका आ जाएगा 1655। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, question number 6. So what is given in the question to you? The molality of 10% V by V solution of dibromine solution in CCl4 is X. What it is said. ठीक है, वो अब आपको ना अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कभी कभी मास और वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे कैसे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, मोलालिटी ऑफ 10% V by V, यानी 10% वी बाई वी यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो में डाइब्रोमीन सॉल्यूशन है आपका CCl4 में। कहने का मतलब है सोल्यूट यहाँ पे क्या है, डाइब्रोमीन। Br2 आपका सोल्यूट है और किस सॉल्वेंट में है, ये CCl4 में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका डाइब्रोमीन प्रेजेंट है एज अ सोल्यूट। मोलालिटी इसने दी हुई है क्वेश्चन में, पर एक्स की टर्म्स में बोला हुआ है, एक्स है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पर अगेन डैश इंटू 10⁻⁻2 एम की टर्म्स में। ठीक है, सो कहने का मतलब है हमें मोलालिटी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम मोलालिटी? अब देखो, मुझे क्वेश्चन पहले मुझे ये देखना है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा। देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला हमारा होता था गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ CCl4। ठीक है, इंटू 100, ये होता था। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं कैसे कैसे। मास ऑफ CCl4 तो मुझे इजीएस्ट वे में अगर मैं देखूं तो 10% V बाई वी दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, यानी 10 ml। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हुआ है, यानी आपका जो सॉल्वेंट है, मैं देख लेती हूँ, जो सॉल्यूट है आपका वो 10 ml प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ CCl4। ठीक है, वॉल्यूम भी पता लग गई आपको सॉल्यूशन की भी और सॉल्यूट की भी। लेकिन मुझे सॉल्वेंट से मतलब है क्योंकि मोलालिटी में हम सॉल्वेंट से डील करते हैं। ठीक है, इन डिनोमिनेटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, सॉल्यूट दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगी मेरी, 100 हमारी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है -10 जो कि सॉल्यूट की वॉल्यूम है, तो 90 ml मेरी आ गई किसकी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर, 90 ml हमारी सॉल्वेंट की वॉल्यूम आ गई। अब ठीक है, हम मास निकाल सकते हैं यहाँ से सॉल्वेंट का। कैसे? Okay. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, डेंसिटी दी हुई है सॉल्वेंट की, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो डेंसिटी ऑफ CCl4 इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन हियर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द CCl4 गिवन टू यू। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमारा जो मास आ जाएगा CCl4 का यूजिंग दैट फॉर्मूला, वो आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सिंपली 90 मल्टीप्लाई करोगे 1.6 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ CCl4 क्या आएगा, 144 ग्राम। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट 144 ग्राम। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर का तो मैटर सॉल्व हुआ, हमारे पास मास ऑफ CCl4 तो आ गया। अब बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स अगेन क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ब्रोमीन का मोलर मास तो हमें पता ही है, तो एटॉमिक मास की दिक्कत नहीं है। गिवन मास कैसे निकालेंगे, अगेन द सेम वे जैसे हमने इसमें किया। मास ऑफ Br2 जब तुम निकालोगे, गिवन मास ऑफ Br2, टेक इट एज सच ओनली, डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। डेंसिटी क्या दी हुई है, देखो डेंसिटी दी हुई है 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम से। 10 वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 10 ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, तो 32 ग्राम आपका मास आ गया Br2 का। बस अब सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, यूज दैट, use your simple formula of molality
that is molality is equals to number of moles, जो हमने ऊपर लिखा था, number of moles of Br2 by volume of solution, यानी not volume of solution, mass of the solvent, which is हमारा आया भी है 144 ग्राम, ग्राम में है तो इंटू 1000 कर दो, क्योंकि हमें केजी में चाहिए होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है Br2 का 160, ठीक है। यह हमारा 144 डिनोमिनेटर में इंटू 1000। ऑन सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 1.389। दिस विल बी योर आंसर। पर यहाँ पे जैसे हमारा पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है इन व्हाट टर्म्स, okay, so you need to calculate the value of x is equals to, यहाँ पे डैश पे क्या आएगा, 10 की पावर -2 इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो सिमिलर वे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 1.389 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय द सेम नंबर। बस अब तो सिंपल है क्वेश्चन। यू कैन राइट दिस एज 139 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। सो ये आपका आंसर आएगा इन द डैश पार्ट, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ two elements A and B which form 0.125 moles of A2B and AB3 type compounds. Okay. सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ए है और बी है, ये दो एलिमेंट है आपके पास। ये 0.125 मोल बनाते हैं किस किस के, A2B के और AB3 के। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके मोल्स जो है वो 0.15 है और इसके भी 0.15 मोल्स है, ठीक है। ये मोल्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है। टू एलिमेंट्स जो कि 0.115 मोल्स रखते हैं, ठीक है। अगर A2B और AB3 दोनों का वे इक्वल है, यानी सपोज अगर मैं इसका वेट W समझ रही हूँ तो इसका भी वेट W ही होगा, गिवन मास की बात होती है यहाँ पे W की, ठीक है। तो एटॉमिक वेट क्या होंगे ए के, एटॉमिक वेट क्या होगा ए का, मतलब किस किस टर्म में बताना है आपको कि हाउ मच टाइम्स इट विल बी, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए, हाउ मच टाइम इट विल बी ऑफ बी। ओके, सो कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अगर मैं वैसे ही जाऊं, अगेन सेम फॉर्मूला, बस फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास या एटॉमिक वेट जो भी आप लिखो, यूजिंग द इंफॉर्मेशन। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, 0.15 ही मोल्स है ना, तो W बाय मास ऑफ A2B, एटॉमिक वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, बेटर टर्म इज मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, अभी सिर्फ एक एटम ही है, तो यू कैन राइट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यस, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2B इज इक्वल टू, इसका मास भी W दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2, ठीक है। अब देखो अगर मैं एटॉमिक वेट को ए जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को सपोज मैं ए ही मान लेती हूँ और बी के एटॉमिक वेट को मैं बी ही मान लेती हूँ, ठीक है। जैसे हम एक्स मानते थे तो मैंने ए के एटॉमिक वेट को ए मान लिया और बी के एटॉमिक वेट को बी मान लिया, ठीक है। तो डब्ल्यू बाय, अब कितने ए है, 2, तो 2 इंटू ए प्लस बी कितने हैं 1, तो बी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू अगेन ए, बी कितना है 2, 2 इंटू बी, ये सेम है तो दिस विल कैंसल आउट। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट 2a plus b is equals to a plus 2b. From this you will get, on rearranging, this was not, one second, this was not AB2, this was AB3, yes, it was AB3 in the question, A2B and AB3, this was AB3,
Here it was not 2, it was 3. क्वेश्चन में ये AB3 मेंशन है, ठीक है, देखो यहाँ पे इट इज मेंशन AB3. सो यस, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा AB3. सो नाउ इट इज 3 टाइम्स ऑफ B. ठीक है, ये कभी कभी ना हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और वी जस्ट मिस राइट द थिंग्स, ये हमें पता लग जाता है आंसर के टाइम पे, यहाँ तो सब कुछ कट ही रहा है, कुछ तो गलत हुआ है, यानी फिर जस्ट गो बैक टू योर क्वेश्चन. तो ये आपका आ गया 2A+B इज इक्वल टू A+3B. ठीक है, जब आप रीअरेंज करोगे यू विल गेट A इज इक्वल टू 2B. तो व्हाट द आंसर इज, क्वेश्चन में क्या था आपका, दिस वाज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इट इनटू एन नेट क्वेश्चन, पर आंसर वही रहेगा. A इक्वल्स टू 2B का क्या मतलब है कि देन द एटॉमिक वेट ऑफ A इज टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ B के कितने टाइम्स हो रहा है 2, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2. 2 विल बी योर आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. ये है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. देखो, एक्स ग्राम जो NaCl का है, आपके पास एक बीकर है, एक्स ग्राम NaCl हम ऐड कर रहे हैं वाटर में. ठीक है, दिस इज योर वाटर, इन दिस यू आर एडिंग एक्स ग्राम ऑफ NaCl. टेम्परेचर रेज कर रहे हैं हम 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक एज गिवन इन द क्वेश्चन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट इज बेस्ट सुटेड फॉर द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलारिटी और टेम्परेचर का क्या ग्राफ रहेगा जब हम 1 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करते हैं. देखो, मोलारिटी का किससे डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम से. अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन. ठीक है, जो कि लीटर में होती है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये रिलेशन है आपका डायरेक्ट. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ तो जनरली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी बढ़ती है. तो हम बोल सकते थे कि टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ी होगी, मोलारिटी कम हो गई होगी. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलारिटी घट रही है, तो हम बोल देते कि डी है आंसर, पर ये डी नहीं होगा इसका आंसर. दिस 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 इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट डी मार्क करके आओगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा पेपर में. ठीक है, क्यों नहीं होगा इसका डी आंसर, इसमें हम पढ़ते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर जब पढ़ा होगा, हमने डिटेल में पढ़ा होगा कि एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या होती है वाटर की. तो देखो क्या प्रॉपर्टी होती है वाटर की जो आपका आंसर डी नहीं होने दे रही है. लेट्स डिस्कस दैट. अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस पे वाटर किस स्टेट में होती है, आइस की फॉर्म में होती है. और हमने पढ़ा था आइस जो है उसमें कैविटीज होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा जो वाटर है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इस तरीके से कुछ. ठीक है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में रह के कुछ कैविटी क्रिएट कर लेते हैं इनसाइड. इनसाइड द कैविटी बहुत ज्यादा स्पेस होता है, वॉल्यूम क्योंकि कैविटी बनने से बढ़ जाती है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी कैविटी बनी, उससे वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, इससे डेंसिटी कम हो जाती थी हमारी. डेंसिटी कम होने के कारण ही आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी उधर नहीं जाते हम. तो ठीक है, हमें ये पता लगा 0 डिग्री सेल्सियस में हमारी वॉल्यूम हाईएस्ट होती है. जैसे ही हम 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, क्या होने लगा, 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो कैविटी बन रही है अंदर आइस के, ये कैविटी आपस में टकराने लगी, यहाँ पे कोलैप्स होने लगा और ये कैविटी ब्रेक हो गई. ठीक है, कैविटी ब्रेक हो गई, अंदर कोई फ्री स्पेस नहीं रहा, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. यानी यहां से यहां तक जाने में कैविटी ब्रेक होने के कारण वॉल्यूम कम हो. ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझ आया हमें. इसके बाद अब कैविटीज ब्रेक हो गई 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने में. अब 4 डिग्री सेल्सियस से हम कहाँ जा रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तक. अब कैविटी तो ऑलरेडी ब्रेक हो गई, तो 25 डिग्री सेल्सियस तक जाने में क्या होगा, अब नॉर्मल वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तुम्हारे. ठीक है, बीकर के अंदर. जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे, ऐसे टकराने लगेंगे, उससे कोलिजन से वो दूर दूर चले जाएंगे.
जैसे ही मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे फिर वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यानी 1 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में दो चीजें हुई हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो आपका डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक फिर इंक्रीज हुआ है। इससे मैं क्या कॉन्क्लूड कर सकती हूँ? देखो, मोलारिटी क्या होती थी हमारी? मोलारिटी हमारी होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो, अब 0 से 4 डिग्री, नॉट जीरो, 1 डिग्री दिया हुआ है ना, 1 से 4 डिग्री सेल्सियस, 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हुई। रिलेशन अगर वॉल्यूम डिक्रीज करती है, मोलारिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। तो मोलारिटी इंक्रीज होगी। अब 4 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है हमारी, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे तो मोलारिटी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, अगर हम ड्रॉ करें मोलारिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, इसने पूछा था ना हमसे। तो विद राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो रही है, यानी मोलारिटी बढ़ेगी। ऐसे मान लो यहाँ तक 4 डिग्री सेल्सियस आया आपका, मोलारिटी बढ़ गई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर और बढ़ने लग रहा है, 4 से 25 तक गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम इंक्रीज कर रही है, तो मोलारिटी डिक्रीज करेगी आगे। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी योर आंसर। अब चलो देखते हैं, जिसमें पहले इंक्रीज हो रहा है थोड़ा, फिर जिसमें पहले थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, ये किस ऑप्शन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? पहले इंक्रीज थोड़ा सा, फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज थोड़ा, फिर डिक्रीज। चेंज द कलर। देखो, पहले इसमें थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, with increase of temperature which of these changes? टेम्परेचर इन, देखो पहला जो क्वेश्चन था उससे कुछ कुछ कनेक्टेड है, उसमें हमने क्या देखा था? मोलारिटी चेंज हो रही थी वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम चेंज हो रहा था टेम्परेचर के साथ। तो इससे हमें क्या पता लगा था, पिछले क्वेश्चन से इसको कनेक्ट अगर करें कि वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन है, एक चेंज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी खुद ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेस, इनमें से क्या चेंज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ? तो देखो, जहां भी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम टेम्परेचर से कनेक्टेड है, जिस भी टर्म में वॉल्यूम एसोसिएट होगी वो चेंज होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब मोलारिटी मास क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो मास क्वांटिटी, यहाँ पे वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, चेंज ही नहीं होगी। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फिर वेट आ गया, कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम से नहीं होगी चेंज। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, ओके। डी क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी अगेन मास, मास से एसोसिएटेड है ये वाली टर्म भी। जब आप मासेस लोगे दोनों के, सॉल्यूट सॉल्वेंट के, डिवाइड करोगे उन्हें आपस में, तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, है ना। मोल फ्रैक्शन यू नो, ठीक है। लेकिन सी, सी हमारा आंसर होगा, आई टेल यू सी विल बी द आंसर। क्यों? थोड़ा एक बार इसको देख लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर का क्या मतलब है कि सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है इन अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे मास की टर्म में भी हो सकती थी फ्रैक्शन, लेकिन व्हेन इट इज सेड कि फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, वी जनरली डील विद वॉल्यूम, ठीक है। बाकी तीनों तो टर्मिनेट हो गई डायरेक्ट, यहाँ पे तो मास का रिलेशन है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर यहाँ पे वॉल्यूम एसोसिएट कर सकती है। इसीलिए टेम्परेचर के साथ जो पॉसिबिलिटी है चेंज होने की विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो सिर्फ हमारी ऑप्शन सी की ही होगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, amount of calcium oxide produced on heating 150 kg of limestone, ठीक। देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए लाइमस्टोन है क्या। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइमस्टोन की पूरी केमिस्ट्री को भी। लाइमस्टोन इज योर CaCO3, ठीक है। इसने ये बोला है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा जब हमारा
150 kg लाइमस्टोन जो है हम उसको हीट करेंगे। तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखते हैं, CaCO3 हीट करते हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा CaO प्लस CO2 प्रोड्यूस होता था, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन थी जनरली, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये जितना दिख रहा है। यहाँ पे ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों यूज होंगे। कैसे? ब्रैकेट में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दी थी जिसमें 75% प्योर, कि तुम जितना ले रहे हो वो पूरा प्योर नहीं है, 75% ही प्योर है। तो अब जो प्योर CaCO3 होगा उससे ही तो बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी, है ना। इम्प्योरिटी से तो बन नहीं जाएगा CaO। तो हम देखेंगे कि कितना प्योर है हमारा CaCO3, जितना प्योर अमाउंट होगा उससे देन वी विल गो कि CaO कितना बनता है, ठीक है। कैसे? देखो, 150 kg लाइमस्टोन दिया हुआ है, 150 kg दिया हुआ है, लेकिन प्योर कितना है? 75%, 75/100। इससे क्या आ जाएगा हमारा प्योर CaCO3 कितना है, प्योर परसेंटेज ऑफ CaCO3, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 112.5 kg, ठीक है। इतना प्योर CaCO3 प्रेजेंट है आपको, ठीक है। मोलर मासेस दिए हुए हैं हमें कैल्शियम के, ऑक्सीजन का और कार्बन का। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे? मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो आप इससे। जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे CaCO3 का, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस कार्बन का 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट 100 ग्राम/मोल। इतना आपका मोलर मास है CaCO3 का, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम इससे CaCO3 के। क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स? क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए CaCO3 के, तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टिशियोमेट्री हम बता सकते हैं इसकी स्टिशियोमेट्री 1 है, इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका भी 1 ही मोल बनेगा, ठीक है। अभी ये देखते हैं, क्वेश्चन हम निकालते हैं, फिर आएंगे इस पे कि क्या फायदा हुआ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है। मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, स्टिशियोमेट्री के बेसिस पे हम कुछ कुछ जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हुए वो क्या हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास 112.5 kg/100 ग्राम/मोल। अब एक टर्म ग्राम में है, एक केजी में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट, मतलब कैंसिल हो जाए ताकि दोनों टर्म्स ग्राम वाली। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी आपका केजी में हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इससे हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो 1125 मोल आ गए ऑन कैलकुलेशन, ठीक है। हमारे पास CaCO3 के मोल्स आ गए। स्टिशियोमेट्री पे देखो, अब इंपॉर्टेंट है आपका, 1 मोल CaCO3 से 1 ही मोल CaO का बन रहा है। तो अगर आपके पास 1125 मोल्स होंगे CaCO3 के, लाइमस्टोन के, तो कितना हमारे पास बनेगा CaO? सेम बनेगा, यानी 1125 CaCO3 से हमारा 1125 CaCO3 से हमारा 1125 CaO फॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो इसके फॉर्म हुए वो हुआ 1125 मोल्स। पूछा क्या हुआ है, एक बार दोबारा हम क्वेश्चन देखें तो, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, अमाउंट पूछा हुआ है, यानी W, मास पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो इससे मास आपका क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल है हमारे पास 1125, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है CaO का, कैल्शियम का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होगा? 56, ठीक है। ये वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे हमारा यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये जो मास है ना W, गिवन मास, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स यानी 1125, मॉलिक्यूलर मास यानी 56। अब एक चीज देखो, ये जो 56 मॉलिक्यूलर मास है ये तो मेरा ग्राम में है ना। ये मेरा ग्राम में है क्योंकि मुझे ये चीजें भी ग्राम में दी हुई हैं, कार्बन का 40, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12। जनरली ये जो 40, 16, 12 होता है ये AMU यूनिट्स होती हैं, जो कि ग्राम में ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर मास निकालना चाहते हैं केजी में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बाय 1000। क्यों निकाल रही हूँ मैं केजी में मास? क्योंकि हमारा लाइमस्टोन का मास हमें केजी में गिवन था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम
ऑप्शंस में भी हमें केजी में ही कैलकुलेट करना होता है। अगर ग्राम में कैलकुलेट करना हो, ये ऑब्जेक्टिव में आए तो ग्राम में कर देना, वरना केजी में। एनईटी में आए तो ऑप्शंस के बेसिस पे वो केजी में दिया होगा तो केजी में निकाल दोगे। तो सपोज आई एम कैलकुलेटिंग दिस टाइम इन केजी, आई हैव डिवाइडेड दिस बाय 1000, तो आपकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी 63 kg। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर 63 kg। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor. Total number of carbon and hydrogen atoms in the hydrocarbon is। कंबशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। चलो, जनरल इक्वेशन जो थी कंबशन रिएक्शन की, जो हमने पढ़ी थी, आई विल राइट दैट। कंबशन, ओके, हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम्हें कार्बन नहीं पता कितने हैं, हाइड्रोजन नहीं पता, तो हम लिख देते थे ना CX Hy, जनरल है ना। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन होता था और क्या प्रोड्यूस होता था? CO2 और H2O। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन लिखना है तो किस रेशियो में प्रेजेंट होगा? दिस वाज द जनरल इक्वेशन कंबशन रिएक्शन की, X+Y/4, फॉर्मिंग व्हाट? CO2 प्लस H2O। CO2 कितने बनेंगे? X, H2O कितने बनेंगे? Y/2। ये जो वैल्यू है ना, ये आप, यू मे गेट द डाउट कि ये X+Y/4 कहाँ से आ गया, X कहाँ से आ गया, Y/2 कहाँ से आ गया। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है किसी भी कंबशन रिएक्शन का, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अननोन टू यू। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन पता ही नहीं है हमें कितने हैं, तो ये जनरल एक्सप्रेशन होता है हमारा। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, यानी 10 ml आपके पास ये है। ठीक है, 10 ml है, ये देता है 40 ml CO2, 40 ml CO2 और 50 ml वाटर वेपर, 50 ml ये। ठीक है, अगर मैं इसको, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में आपको वैल्यू दे दी, किसकी? हाइड्रोकार्बन की, CO2 की और H2O की। मेरे को एक चीज समझ आ रही है यहाँ से, देखो, अगर इसकी स्टीशियोमेट्री 1 है, ठीक है, इसकी स्टीशियोमेट्री 1 है, इसकी स्टीशियोमेट्री X है और इसकी स्टीशियोमेट्री Y/2 है, ठीक है। अगर 1 मोल में लेती हूँ तो X मोल CO2 के बनते हैं, 1 मोल में लेती हूँ तो Y/2 मोल H2O के बनते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है हमें इतना भी। अगर मैं स्टीशियोमेट्री 1 है, इसीलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, 10 से डिवाइड कर देते हैं हम तीनों क्वांटिटीज को सिंप्लीफिकेशन के लिए, जैसे हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल देते हैं ना लास्ट क्वेश्चंस में कुछ, उसी तरीके से। तो जब हमने कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया, जब भी आप ये सब बात आती है ना रेशो की, सिंपलेस्ट स्टीशियोमेट्री देखने की, कॉमन नंबर से सभी क्वांटिटीज को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1 ml, ये हमारा आ गया 4 ml, ये हमारा आ गया 5 ml। कंपैरिजन कर सकते हैं अब हम यहाँ पे स्टीशियोमेट्री के बेसिस पे, कि अगर एक हमारा स्टीशियोमेट्री इसकी है हाइड्रोकार्बन की, इससे हमारे XCO2 बन रहे हैं, Y/2 H2O बन रहे हैं, तो 1 ml जब हम हाइड्रोकार्बन लेंगे उससे 4 ml CO2 बन रहा है और 5 ml H2O बन रहा है। ऑन कंपैरिजन, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं अब हम, कि एक ही स्टीशियोमेट्री यहाँ पे थी और यहाँ पे भी ML1 ही था, तो यहाँ पे X बना और यहाँ पे 4 ml बना, इसका मतलब X हमारा 4 के बराबर होगा। ठीक है, इससे मैं क्या कंपैरिजन करके क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि X मेरा 4 के बराबर होगा और Y/2 हमारा 5 के बराबर होगा। ठीक है, इससे हमें ये समझ आया। Y को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, Y इज इक्वल टू 5 × 2, तो Y हमारा 10 आ गया। इससे हमारे X की और Y की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस हमने हाइड्रोकार्बन को क्या माना था? हमने हाइड्रोकार्बन को माना था CXHY, तो हाइड्रोकार्बन हमारा आ गया C4H10, यानी क्या है ये? ब्यूटेन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन, कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन में? तो कार्बन होंगे हमारे 4, नंबर ऑफ कार्बन होंगे हमारे 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे होंगे 10। ठीक है, टोटल इज 40। ठीक है,
This is your answer. Moving to the next question. This is still my yes. This is your next question. If 50 ml of if 50 ml of your 0.5 oxalic acid is required, if 50 ml of your 0.5 molarity oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution, the amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is. ठीक है, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 50 ml तुम्हें ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है, उसकी मोलारिटी दी हुई है, सो 25 ml NaOH दिया हुआ है, उसकी मोलारिटी नहीं दी हुई है, अमाउंट NaOH का पूछा हुआ है 50 ml में। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इनके बीच में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, जैसे ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, ऑक्जेलिक एसिड आपका एक एसिड है, NaOH आपका बेस है, इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी वहां पे हमारा एक फॉर्मूला था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ध्यान आ रहा होगा सबको। इस फॉर्मूले में N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट, N2 नॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, V2 वॉल्यूम ऑफ दैट। नॉर्मेलिटी का क्या मतलब है, नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है हमारी एक। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता था, देखो नॉर्मेलिटी का वैसे तो फॉर्मूला हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन वो सब दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट, और मतलब भी नहीं है कोई निकालने का। हमें मोलारिटी दी हुई है क्वेश्चन में, नॉर्मेलिटी दी नहीं हुई है, तो किसी तरह नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का कोई रिलेशन अगर हमें मिल जाए तो हम वो सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं NaOH की। सपोज ये वाली जो है ना न्यूट्रलाइजेशन टर्म में, दिस इज फॉर योर ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज फॉर योर NaOH। ठीक है, अब ऑक्जेलिक एसिड को अगर हम देखें तो ऑक्जेलिक एसिड को हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। फर्स्ट चैप्टर में ही था ये फॉर्मूला भी कि जो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन है वो होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू योर मोलारिटी। ठीक है, चलो नॉर्मेलिटी का रिलेशन आ गया मोलारिटी की टर्म्स में। ठीक है, अब मैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ, N1M1V1 इज इक्वल्स टू N2M2V2। ठीक है, ये कहाँ से आ गया N1M1, इससे आ गया, इस रिलेशन से डायरेक्ट। ये मैंने क्यों सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि मुझे दिया ही नहीं हुआ है नॉर्मेलिटी, मुझे मोलारिटी ही दी हुई है। ठीक है, चलो अब निकल गया। अब N1 ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या होता है, एन फैक्टर 2, मोलारिटी क्या दी हुई है ऑक्जेलिक एसिड की 0.5, वॉल्यूम दी हुई है 50 ml, NaOH का एन फैक्टर क्या होता है 1। ये नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज से आता था एन फैक्टर, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आई नॉट गो इन डिटेल, पर ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वी विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट एन फैक्टर वाली वैल्यू। ठीक है, M2 की मोलारिटी नहीं पता है, निकालेंगे हम, वॉल्यूम 25 ml दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हमारी M2 की वैल्यू आ गई, जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो M2 विल कम आउट टू बी 2m, 2 आ गई मोलारिटी। बस अब क्या है क्वेश्चन में, अमाउंट पूछा हुआ है 50 ml NaOH में, निकाल दो बस, मोलारिटी 2, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ NaOH का मोलर मास क्या होता है 40, वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन 50 ml इंटू 1000, ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो W क्या आ गया आपका, जब इसको रीअरेंज करोगे सॉल्व करोगे तो W विल कम आउट टू बी 4 ग्राम। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। इसका आंसर क्या होगा इन ग्राम्स, 4 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में पूछा हुआ है देखो। ठीक है, तो 4 ग्राम हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यस, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।